अमेरिका और ईरान के बीच जंग जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच कई सारे ताजा घटनाक्रम सामने आए हैं, जैसे कि कल ईरान इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है, जिससे लेकर काफी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च नेता ने अपील भी कर दी है कि बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरें और ऐसा सेलिब्रेशन करें कि जिससे दुश्मनों की नींद उड़ जाए। इसके साथ ही ईरानी विदेश मंत्री ने एक और ताजा बयान दिया है। उन्होंने कह दिया है कि उन्हें अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं है। अमेरिका भले ही परमाणु वार्ता कर रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हमला भी कर सकता है क्योंकि उसकी नीयत में ही खोट है। तो इसी ताजा घटनाक्रम पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी है, इसके साथ ही एम्बेसडर दीपक वोरा सर भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो रक्षा विशेषज्ञ हैं। नागेंद्र जी, क्या लग रहा है जो ताजा घटनाक्रम सामने आए हैं, युद्ध की ओर और बढ़ता जा रहा है? वैभव, कल जो हम बात कर रहे थे कि क्या डील दी न्यूक्लियर चीफ जो हैं ईरान के, उन्होंने क्या डील दी है यूएसए को, और उन्होंने बोला कि आपके जितने भी सैंक्शंस है 20 साल पुराने, 30 साल पुराने, आप सब सैंक्शंस हटा दो और हम क्या करेंगे कि हम जितने भी हमने रिसर्च किया और जितना भी हमने न्यूक्लियर इनरिचमेंट किया है उसको हम डाइल्यूट कर देंगे। तो एक बहुत बड़ा ऑफर उन्होंने दिया है, लेकिन ट्रंप को फंसाने की भी कोशिश है कि उन्होंने बोला कि आप सारे पुराने, दशकों पुराने सैंक्शंस हटा दीजिए, जो कि हो सकता है कि ईरान में खुशहाली लेकर के आ सकते हैं। तो बहुत अच्छा दाव खेला है मेरे ख्याल से, तो ईरान ने बहुत बड़ा दाव खेला है। अब ट्रंप इस पे किस तरह से रिएक्ट करेंगे वो देखने लायक होगा, और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं वो उसको और ज्यादा डिटेल में बता पाएंगे कि ईरान का पलड़ा भारी हुआ है कि नहीं। कल जो उनकी सड़कों पर जो आंदोलन क्या, लेकिन एक बहुत ही बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा, और वो देखने में बड़ा ही ऐतिहासिक पल होगा, क्योंकि इस बार फिर से जो प्रोटेस्टर्स है वो दिखेंगे कि खामेनी के सपोर्टर्स दिखेंगे। ये चर्चा काफी हो रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि खामेनी के सपोर्टर्स दिखेंगे। जो खबरें आ रही है ईरान से, बोला यही जा रहा है कि प्रोटेस्ट को पूरे तरीके से दबा दिया गया है और अब खामेनी अपना शक्ति प्रदर्शन जो है वो कल करेंगे। वैभव, बिल्कुल, अब मेहमानों के पास चलते हैं। वोहरा सर के पास सबसे पहले चलते हैं। वोहरा सर, कल तेहरान में जो कुछ होने वाला है और पूरे ईरान में जो कुछ होने वाला है, सड़कों पर लोग उतरेंगे, 47वीं वर्षगांठ मनाएंगे इस्लामिक क्रांति की, और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जाएगी ईरान की ओर से पूरी दुनिया को। इसके साथ ही लोग ये भी अंदेशा जता रहे हैं कि क्या पता ईरान की इन खुशियों पर अमेरिका के काले बादल मंडरा जाएं और क्या पता कल के ही दिन कोई हमला हो जाए। आपको क्या संभावना नजर आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके साथ होता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखता हूँ। साथ में ग्रुप यूके देवनाथ हैं, आउटस्टैंडिंग फाइटर पायलट, हाईली डेकोरेटेड। बहुत अच्छा लगता है इनके साथ। अब ये भीड़ क्यों इकट्ठी कर रहा है, इसके क्या मायने हैं? इसके मायने ये नहीं है कि मुझ पे हमला करो, इसके मायने ये है कि हमारे लोग वहां पर हैं, कल हमला मत करो। ये चालू आदमी है, ये जो मुल्ला है वहां का, क्या नाम है उसका, खमेनी, ये सब जानता है। और सर, मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। क्या ईरान मिडिल ईस्ट में है? मैंने तो सुना था अरब देश और इजराइल है। ये तो 1700 किलोमीटर दूर है। पैलेस्टीनियंस के साथ क्या इतनी मोहब्बत है? दामाद है इसके, ससुर हैं इसके, भाई हैं इसके, चचेरे मौसेरे भाई हैं। क्यों इतना फुदकता है ये पैलेस्टीन के बारे में, जब कोई और अरब देश नहीं फुदकता? और तीसरी चीज, परमाणु हथियार क्यों चाहता है? कौन है दुश्मन ईरान का सर? पाकिस्तान से डर लगता है, रूस से डर लगता है, चीन से डर लगता है, भारत से डर लगता है? कौन है इसका दुश्मन? इसराइल ने तो कभी नहीं कहा कि मैं आपका दुश्मन हूं। ईरान ने हमेशा कहा कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। तो इट्स वेरी क्लियर ये क्यों बनाना चाहता है। मान लीजिए मेरी बात सर, ये नहीं बना पाएगा। अगर बनाने होते कब तक बना लिए होते। इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ये कहने की बात है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये मिसाइल है, वो मिसाइल है। वेनेजुएला में एक ग्रुप ही आपको बताएंगे सर, और मैं इसका आपको सिंदूर के साथ बताता हूँ। वेनेजुएला के पास रूसी और चाइनीज एंटी मिसाइल और एंटी और एयर डिफेंस सिस्टम से एक नहीं चला, सारा सिस्टम जैम कर दिया था। जब नूर खान एयरबेस को हमने बर्बाद किया, उनके सैटेलाइट लिंक्स टूट गए। दे वर फ्लाइंग ब्लाइंड। ग्रुपी, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि अंधे होके उड़ रहे थे। तो हमने उनके जो जहाज उड़ाए, ये स्विस की रिपोर्ट पढ़िए, वो जमीन पर ही खड़े थे, उनके पायलट्स उड़ा नहीं सके। उत्तर कहाँ है, पूर्व कहाँ है, दक्षिण कहाँ है, पश्चिम का मालूम नहीं है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन नहीं है।
वहीं पर हमने उनको ठोका था। तो मेरा मानना है सर, 20 साल पहले, 15-16 साल पहले एक स्टुक्सनेट नाम का एक वर्म था जो इन्होंने ईरान के कंप्यूटर्स में ठोक दिया था। उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था बहुत साल पिछड़ गया था। वो फिर से करेगा, वो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, ब्रूट फोर्स का प्रयोग करने की उसको अभी जरूरत नहीं है सर। तो आप अगर ये बात समझ जाएं कि उसको अभी ठोकेगा नहीं एकदम से, लेकिन वो जरूर 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 बदला लेगा। और इजराइल को बचाने के लिए ईरान कुछ भी करने को तैयार है। बीबी नेतन्याहू वापस आ जाएंगे, पिछली बार भी पिछले साल गए थे, वापस आए, उसके बाद हमला हुआ। हमला अवश्य होगा, मीठी मीठी बातें दोनों तरफ से होंगी, बट टेक इट फ्रॉम मी सर, ही इज वोरा गोइंग सर, टू। आपसे लगातार इस मसले पर बात हो रही है, ईरान के तनाव को लेकर बात हो रही है, अमेरिका के साथ जो चल रहा है उसका लगातार बढ़ता जा रहा है, टलता जा रहा है, टलता जा रहा है। कब किस बात का इंतजार कर रहा है अमेरिका? व्हाइट हाउस में क्या रणनीतियां अभी बनाई जा रही हैं जो पूरी नहीं हो पा रही, जिसको मुकम्मल एक स्वरूप दिया ही नहीं जा पा रहा? ये इतना वेनेजुएला की इतनी जल्दी बात नहीं करना चाहता है। ये इसको कहते हैं डिसेंट इंटरवल। वियतनाम वॉर के बारे में पढ़िए, पुस्तक है, उसका नाम है डिसेंट इंटरवल। अभी तो मैंने लाओस को ठोका है, कंबोडिया को भी थोड़ी देर में ठोकूंगा। डिसेंट इंटरवल चाहिए, उसके बाद ये मारेगा। ऐसी अमेरिका की बड़ी पुरानी रणनीति है, एक को ठोक दिया, अभी रुक जाओ, फिर 15-20 दिन के बाद दूसरे को ठोकेगा। ये छोड़ेगा नहीं सर, देयर इज नो क्वेश्चन। जो इसने इन्वेस्टमेंट किए, ये जो युद्धपोत वहां बुलाए हैं, क्या ईरानियन कैवियर खाने के लिए बुलाए? इतना पैसा जो खर्च हुआ है, ये मारेगा, क्योंकि ईरान इसको कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका, वो मेरा मिसाइल है, वो करोड़ किलोमीटर चला जाता है, बकवास करते हैं। कोई मिसाइल इनके पास नहीं है जो उतनी दूर चला जाएगा जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। हाँ, इसराइल को नुकसान होगा, लेकिन इसराइल फिर बहुत मारेगा इनको। और इसराइल का अल्टीमेट वेपन हम सब जानते हैं, उसने डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। और जब उसको जरूरत पड़ी, लगा कि मेरा एग्जिस्टेंस अब खत्म हो रहा है, उसका प्रयोग करेगा सर। फिर मैं देखता हूं ये मुल्ला कहां छुपता है सर। तो वोरा साहब, आप जो कमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन है, वो भले नहीं है, इसको अभी नहीं है। उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है सर। उसने पाकिस्तान से खरीदने की कोशिश की थी उस समय। ये उसके टाइम में था सर, वो जो परवेज क्या बुश जो भी उनका जी जी प्रेसिडेंट जी था, उसके जी टाइम में उसने कोशिश की थी खरीदने की। तो बुश के फौजियों ने बोला कि यार देखो, पैसे मिलेंगे, हम तो कंगाल हैं, ले लो, कोई बात नहीं, ईरान पैसे देगा। बुश ने कहा बिल्कुल नहीं। इस्लामिक समुदाय में एक ही देश के पास न्यूक्लियर हथियार होगा, वो है जिहादिस्तान, और किसी के पास नहीं। और इजराइल के पास आपके हिसाब से है, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो इसको कहते हैं सॉवरेन एम्बिग्विटी, हम बताते नहीं हैं। जी हमने भी बहुत देर तक, हमारे पास पॉसिबिलिटी थी, हमने बताया नहीं था। फिर फाइनली 1998 में जब वो सीटीपीटी और एनपीटी की बात चल रही थी, हमने उस जी वक्त कहा कि नाउ वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितनी मर्जी सीटी बजाओ, हमें जी कोई फर्क नहीं पड़ता उसके जी साथ। जी वी आर ए न्यूक्लियर स्टेट। सो जी दिस इज द रियलिटी। नाउ यूके साहब आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से बताएंगे एज एन एयरफोर्स, एज एन आउटस्टैंडिंग एयरफोर्स पायलट, कि ईरान का एयरफोर्स क्या है सर। कौन से जहाज है यूके सर उसके पास? F-35 आ गए हैं उसके पास, सुखोई आ गए हैं उसके पास। अरे पुराने 30 साल पुराने जहाज पड़े हुए हैं अमेरिकन, स्पेयर पार्ट्स कहाँ हैं उनके? जी एज फार एज आई नो, अभी तक जितने उसके जहाज उड़े हैं, उनमें से एक भी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न प्लेन नहीं है। एम आई राइट सर? कहां से लाएगा वो, कहां हाँ, से मेंटेन? लेकिन जो खतरा बता रहे हैं सर, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स का बता रहे हैं। जी देवनाथ सर, थोड़ा इसराइल ये कह बताइए। रहा है कि तेरे पास मिसाइलें हैं जो मुझे ठोक सकती हैं, जी लेकिन मेरा मानना है कि वो उनको उड़ा देगा सर। जी जब उसने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को न्यूट्रलाइज किया, उसकी मिसाइलें नहीं उड़ेंगी। दिस इज माई फील। ओके, देवनाथ सर थोड़ा एक्सप्लेन करिए, कल हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं तेहरान की गलियों में, तेहरान के स्ट्रीट्स पर? कल कोई प्रदर्शन खामेनी के खिलाफ दिखेगा कि पूरा सपोर्ट नजर आएगा? और उसके बाद फिर हम दूसरे सवाल पे जाएंगे, जो कि थोड़ा टेक्निकल सवाल होगा, और एक ईरान ऑब्जर्वर का एक बहुत ही सनसनीखेज कहिए एक तरीके से उन्होंने ट्वीट किया है, और उन्होंने फोटो दिखाया जिसमें वो बता रहे कि चाइनीज सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने रिवील किया थार्ड के लोकेशंस। हम कल ही बात कर रहे थे कि पैट्रियोटिक डिफेंस सिस्टम और थार्ड तो पहले ही जॉर्डन में उन्होंने लगाया है, जो डिफेंस सिस्टम है, और उसके इमेजेस जो है ईरान के साथ शेयर किए चाइनीज सैटेलाइट्स ने। तो उस पर जाएंगे, लेकिन पहले आप बताइए कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ईरान की गलियों में, और जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, चाइनीज सैटेलाइट्स के इमेजेस आई हैं, उसके बारे में फिर हम बात करेंगे सर। जी नागिन, होता यह है कि किसी भी देश के जो नेता हैं वो युद्ध के पहले ऐसे अवसर तलाशते रहते हैं जिसमें वो कि जनता का समर्थन दिखा सकें।
तो जाहिर बात है कल उनकी जो गलियों में, कूचों में, छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्टिवेट हो जाएगी और चाहे वो अपने आप प्रदर्शन करने आए, सपोर्ट दिखाने आए, या उनको एनकरेज किया जाएगा, पॉजिटिव एनकरेजमेंट, नेगेटिव एनकरेजमेंट, लाखों की तादाद में लोग आएंगे। जी ये आयतुल्लाह खामेनी का एक तरीका होगा दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो मेरे समर्थन में लाखों लोग आए हैं। क्या इस प्रदर्शन में किसी तरह से एंटी खामेनी कल मूवमेंट या हवा चल सकती है? उसके चांसेस बहुत कम हैं। ईरान में क्या कल हमला होगा? अमेरिका जो है हमले के लिए इनपुट लेता है CIA से, मोसाद से, पेंटागन से। वॉशिंगटन में जो कूटनीतिज्ञ बैठे हैं, राजनीतिज्ञ बैठे हैं, वो भी जरा आइडिया देते हैं। सबसे बड़ा है कि अमेरिका का एम क्या होगा। जी तो कोई भी फौज जो है वो युद्ध नीति में जो लक्ष्य है, एम ऑफ वॉर तय नहीं करती। एम ऑफ वॉर जो है ऊपर सरकार की तरफ से आता है, पॉलिटिशियन तो नहीं लेकिन कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, दीपक वोरा सर जैसे बैठे होते हैं, वो फौज को बताते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, एम क्या है। जी तो प्रिंसिपल ऑफ वॉर में होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम, वो पहला प्रिंसिपल ऑफ वॉर है। तो अभी तक शायद अमेरिका में दुविधा चल रही कि उनका एम क्या है। सत्ता पलट उनका एम है कि महज ईरान पर दबाव डालना एम है, जी या ईरान में जिस तरह से पिछली बार 12 दिन के युद्ध में काफी तबाही मचाई थी वो एम है। हम्म देखिए चाइनीज सैटेलाइट तो हमेशा से ही अंतरिक्ष में घूमते घूमते टोह लेते रहते हैं। उनका काम ही ये है कि वो दुनिया भर में कहाँ कहाँ अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स हैं उनकी खोज खबर रखें। अब थर्ड है पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है। इनके दो तरह के तरह से आसानी से खोज लेता है एक सैटेलाइट। देखिए एक तो उसका जो ऑप्टिकल फोटो ले सकते हैं डे टाइम में, और रात के टाइम में जो थर्ड का लॉन्चर है, रेडार है, या कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, या जनरेटर्स जो उसके साथ काम कर रहे हैं। बता दूं कि ये सारी मिसाइल सिस्टम्स कभी भी कमर्शियल बिजली पर नहीं काम करते। सबके अपने इनहेरेंट इनबिल्ट जनरेटर होते हैं, 120 केवीए, 240 केवीए। तो इनको रात के टाइम पे भी दिख जाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू। एक तीसरा तरीका है, इनको ट्रैक किया जाता है कि जहां भी ये डिप्लॉय होते हैं, जाहिर बात है टेस्ट के लिए या ट्रायल के लिए अपना जो सर्विलेंस रेडार है उसको 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के लिए ऑन करते हैं। जैसे ही वो ऑन करते हैं तो दुश्मन, इस केस में चाइनीज जो हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम्स को ऑन करके सोर्स ऑफ रेडियो ट्रांसमिशन ट्रैक कर लेते हैं। पता लग जाता है। सिंदूर के टाइम में भी चाइनीज ने काफी सारे भारतीय सिस्टम्स की जानकारी जो है वो पाकिस्तान को दी थी। जी अरे अब आप वोरा साहब जो बातें कर रहे थे ठोकने की ईरान को और इजराइल का, आप इससे कितना सहमत होते हैं? किस पलड़ा तो भारी, देखिए हमें भी पता है कि अगर फुल फ्लेजेड वॉर होता है तो यूएस का रहेगा विथ ऑल द फोर्सेस दैट दे हैव, लेकिन जब बात आती है तख्ता पलट की या ग्राउंड इन्वेजन का, तब यूएस हमेशा मुंह की खा जाता है, चाहे वियतनाम की बात हो, चाहे दूसरे अफगानिस्तान की बात हो। तो वोरा साहब की बात से आप कितना मतलब उससे अग्री करते हैं? और बिल्कुल हमारा पैनल भी है कि एक तरफ हमारे राजनयिक है, एक तरफ हमारे डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, तो व्यूज का डिफरेंस हो सकता है और दोनों के सोचने का तरीका भी बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। तो थोड़ा बताइए आप कितना अग्री करते हैं और किसका पलड़ा कितना भारी है? देखिए एम्बेसडर वोरा जी ने जो कहा कि ईरान की एयरफोर्स ना के बराबर है, वो सत्य है। उनके पास मुश्किल से 1 दर्जन या 2 दर्जन 40 साल पुराने F-14, F-15 टाइप विमान हैं जिनके की स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहे हैं। मुश्किल से 6 या 12 उड़ रहे हैं। वो भी क्या उनके रेडार सिस्टम काम कर रहे हैं, क्या उनके मिसाइल सिस्टम काम कर रहे हैं, उसके बारे में शक है। इसी तरह से रूस ने आज से 20 साल पहले उनको कुछ MiG-29 दिए थे। ये 6 या 8 MiG-29 हैं इनिशियल वर्जन, जिनको कि इंडियन एयरफोर्स ने भी आज से
10 साल पहले स्क्रैप कर दिया, शुरुआती दौर के MiG-29। तो इसी तरह से उनकी नेवी भी ना के बराबर है। जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, इसी तरह से उनकी नेवी में भी कुछ कोस्ट गार्ड तरह जैसे छोटे छोटे शिप्स हैं, ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जी। उनकी आर्मी में 6 लाख स्ट्रेंथ है, लेकिन उनके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां जो हैं वो भी सब पुराने डिजाइन के हैं, और क्या वो युद्ध भूमि में उनका संचालन कर पाएंगे अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ, इसमें शक है। उनकी ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उनकी इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। वो ये रहा है कि इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड में जितने जवान हैं या जेसीओ हैं या ऑफिसर्स हैं, उनको आयतुल्लाह खुमानी ने एक एक करके पॉलिटिकल तरीके से सिलेक्ट किया। यानी क्या वो आयतुल्लाह खुमानी के प्रति अपनी व्यक्तिगत निष्ठा रखते हैं। इसी तरह से इनके जो ऑफिसर्स कैडर है उनको ऐसे घरों से ही पिकअप किया जाता है, ऐसे ट्राइब्स से यानी ऐसे कबीलों से पिकअप किया जाता है जहां वो कुनबे या वो कबीले जो हैं वो आयतुल्लाह खुमानी के समर्थक रहे हैं जी। ये लोग बहुत मजबूत हैं, इनको तोड़ना अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये युद्ध कब चालू होगा? ये युद्ध तभी चालू होगा अगर अमेरिका को लगे कि इस युद्ध से वह कुछ खास हासिल कर सकते हैं जी। लास्ट टाइम जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उससे ईरान की न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन क्या उस हमले से ईरान लड़खड़ा गया या गिर गया जी। ये एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। फौज का काम तो मैं बता देता हूं, उनके जो पायलट हैं उनको बोला जाएगा 100 पायलटों को 100 जहाज से जाके टेक ऑफ करके 400 बॉम्ब गिरा दो। लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा ईरान पर? क्या ईरान उससे गिर जाएगा? क्या khomeini सरकार सत्ता पलट जाएगी? क्या ईरान नरम पड़ जाएगा और अमेरिका की शरण में आने के लिए याचना शुरू कर देगा? ये सब पॉलिटिकल डिसीजंस हैं, इनका आकलन मेरे ख्याल से एम्बेसडर वोरा ज्यादा अच्छा कर पाएंगे जी। उसमें एक जोड़ता हूं सर, ये आज की खबर है, चाइनीज के जो मिलिट्री एम्बेसडर हैं उन्होंने ईरान के एयरफोर्स कमांडर को एक मॉडल दिया J-20 स्टेल्थ फाइटर का, मॉडल दिया है, छोटा सा मॉडल, ठीक है। वो फोटो पूरी वायरल हो रही है कि तो अब J-20 का एक मॉडल दिया। हम बात कर रहे थे कि ईरान के पास कौन से जेट्स हैं, नहीं है, तो अब इन्होंने एक J-20 का एक मॉडल दिया है। लेकिन ये कोई खबर ऐसी आ नहीं रही है कि चाइना ने कितने जेट्स भेजे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है वोरा साहब, तो डिप्लोमेटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? हो सकता है कि चाइना इनको कुछ जेट्स भेजेगा? वोरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही जी, शायद आप म्यूट पे हैं वोरा साहब। उन जेट्स को उड़ाएगा कौन सा? शायद सूटकेस में रख के ले जाएंगे या कुरियर सर्विस DHL से भेज देंगे। कौन उड़ाएगा उसको? उसमें ट्रेनिंग में काफी समय लगता है, बहुत समय लगता है। कहां से उनके पायलट्स उसको उड़ाएंगे? और चीन अपने पायलट्स भेजेगा, सवाल नहीं पैदा होता जी। अमेरिका इतना मारेगा उसको, लाइन पे आ जाएगा, नो क्वेश्चन। रूस भी अपने पायलट्स नहीं भेजेगा, वो भी फंसा हुआ है। तो इसके पास पायलट्स भी कहाँ है सर? अगर पायलट भेजा तब तो ये बिल्कुल उसको मॉडल दे दिया कि साहब कोई बात नहीं, 50 साल के बाद आप ये जहाज खरीदना, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। वो जिहादिस्तान का जो सर, वो क्या नाम है उसके प्रधानमंत्री का, वो बदमाश अपने आप को शरीफ कहता है, उसने कहा ये जो हम मिलके बना रहे हैं जहाज चाइना के साथ, कितने सारे देश हमारे हाथ जोड़ रहे हैं कि बेचो, एक नहीं बिका अभी तक, बकवास करते हैं। आज तो भारत ने 115 राफेल की डील भी की है, इंडियाज बिगेस्ट आर्म डील। वो आई हैव नो इशू, बट जहां तक ईरान का सवाल है क्या उसके पास ठोकमत मिसाइलें हैं जो अभी तक टेस्ट नहीं की हैं? वोरा सर, और अभी ये देखना है, पिछले साल उसने कुछ मारा था, इजरायली डिफेंसेस को पेनिट्रेट किया था, इस बार कितना कर पाएगा? लेकिन वो भी बैलिस्टिक मिसाइल था सर, है ना? वो भी बैलिस्टिक मिसाइल यूज किया। हाँ, 91 में जब सद्दाम हुसैन को ठोक रहा था जॉर्ज बुश, तो सद्दाम ने इजराइल को कॉन्फ्लिक्ट में लाने की कोशिश की थी। वो स्कड वर्ड मिसाइल उसने 30-40 ठोक दिए थे टेल अवीव पर और हाइफा पर इधर, लेकिन इजराइल ने पार्ट नहीं लिया क्योंकि कहा उसको वाइडर कॉन्फ्लिक्ट मत बनाओ। अब अगर इजराइल पे हमला हुआ, टेक इट फ्रॉम मी सर, मैं जानता हूं लोग, मैं रहा हूं वहां पर, वो इतना मारेंगे ईरान को, इतना मारेंगे कि ये मुल्ला साहब को पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है सर। एंड नोबॉडी, एक भी देश इनके पक्ष में नहीं आएगा सर। कोई अरब देश, ये अरब देश नहीं है, कोई अरब नहीं आएगा कहने के लिए कि टाइगर हम फौज भेज रहे हैं तेरे को बचाने के लिए।
कोई नहीं करेगा, ना रूस करेगा, ना चीन करेगा, ना सऊदी की तो वैसे नहीं बनती उनके साथ, ना यूएई करेगा, ना बहरीन करेगा, ना कुवैत करेगा, ना कोई भी और देश वहां का, ना मिस्र करेगा, ना तुर्की। तुर्की तब कह रहा है कि देखो जी बड़े अच्छे लोग हैं, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर कितना प्यारा आदमी है, क्यों मार रहे हो उसको। व्हाट इज दैट? जी, लेकिन टेक साथ इट कोई फ्रॉम नहीं मी, लेगा। कोई नहीं पंगा लेगा यूएस के साथ। किस लिए? ईरान के लिए? नो सर, नो सर। अगर मैं डिप्लोमेट होता किसी भी अरब चांसरी में एज अ फॉरेन ऑफिस में, मैं कहता दिमाग खराब है आपका, तुम अमेरिका से पंगा ले रहे हो इसके लिए, कल यही आपको डसेगा। जी, तो अब थोड़ा बिल्कुल पूछ लेते देवनाथ साहब से। आज सर हम लोग ये जो डिबेट है पूरा 1 घंटे का नहीं कर रहे ईरान पे, क्योंकि हम थोड़ा दूसरे टॉपिक को भी टच करना चाहते थे। देवनाथ साहब, ये J20 वाला मामला आप थोड़ा समझा पाएंगे? J20 अगर भेज रहे, या ये एक इन्होंने सिंबॉलिक जेस्चर में फोटो खिंचवाई और एक उन्होंने सिंबल दे दिया J20 का, तो इसके क्या मायने रखे? कोई फायदा है भी ईरान को अगर चाइना ये अभी जेट्स देता है तो? जी हाँ, नागिन, होता ये है कि ये तो बहुत ही सिंबॉलिक जेस्चर है। जी अगर चीन J20 देना भी चाहे तो उसमें बहुत समय लग जाता है। एक इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को नेगोशिएट करने में आप कितना भी जल्दी करो, कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते करते 1 साल 2 साल लग जाते हैं। जी दूसरी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूर होती है। J12 चीन क्लेम करता है कि 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर विमान है, तो जी ईरान में उनको उनकी मेंटेनेंस के लिए लेबोरेटरी बनाना पड़ेगी, वर्कशॉप बनाना पड़ेगा, टूल्स है, टेस्टर्स है, कैलिब्रेशन इक्विपमेंट है, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है, जी टेक्नीशियंस को ट्रेन करना पड़ेगा। जो टेक्नीशियन है उनको ट्रेन करने में 6 महीने 1 साल लग जाता है। सबसे बड़ी बात है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन जो स्पेयर पार्ट हैं उनके लिए चीन से लेकर ईरान तक एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ता है, स्टोरेज डिपोज बनाने पड़ते हैं। जी पायलट की ट्रेनिंग की अगर बात कर लें तो कितनी भी जल्दी आप ट्रेनिंग दो, J20 जैसे विमान को अगर इफेक्टिवली ऑपरेशनली यूज करना है तो वो ट्रेनिंग कम से कम 6 महीने की और साधारणतया 1 साल की कम से कम होगी। तो ये भविष्य के लिए बात हो रही है कि आज से 2 साल 3 साल 4 साल के बाद शायद उनके पास 6 या 12 या 18 J20 हो। अभी जो फिलहाल जमीन पर टेंशन चल रहा है उसमें J20 का कोई रोल नहीं है अगले 1 2 3 5 6 महीने में। जी जी चलिए देवनाथ सर, आपका बहुत धन्यवाद सर। वन इंडिया के साथ जुड़े आप फिर से, और ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर आपने बहुत ही अहम जानकारियां साझा की। इसके साथ ही वोरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। आप जब भी जुड़ते हैं, मैं दर्शक आपको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वोरा साहब, आपको लोग बहुत दिनों से याद कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इतने कमेंट्स ज्यादा की वोरा बुलाया जी करो, क्यों नहीं आ आऊंगा। रहे तो आप बुलाएं तो आज आप आऊंगा। आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि आप जुड़े। और माफी चाहेंगे कि आज हम लंबे समय के लिए बात नहीं करें, क्योंकि देवनाथ सर को सुनते सुनते बहुत मजा आता है और काफी देर तक हम सुनते हैं, और काफी सारी ऐसी डिटेल्स होती हैं जो देवनाथ साहब इतने प्यार से समझाते हैं कि हमें बस लगता है कि एक ज्ञान तो प्राप्त हुआ। थैंक यू सो मच सर, दोनों आप लोग जुड़े थैंक यू, और अपना आपका भी कीमती बहुत समय थैंक यू दिया। ग्रुपी, थैंक यू सर, थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.